नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये सीरीज, और ये इस सीरीज का आखिरी सेट है और ये सेट 18 है। इससे पहले हम 17 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेट 18 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 25 वर्षों में, यूपीएससी की सीएससी परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे 1995 से लेकर 2019 तक के। और ये क्वेश्चन आपको उपयोगी साबित होंगे स्टेट यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन के तौर पे। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सन 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, ये हमको बताना है, सही वाले हमको बताना है। चलिए यहाँ कथन हम देखते हैं। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसको चेक करते हैं, इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सही है, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। नहीं, ये इसके संस्थापक नहीं थे। मद्रास महाजन सभा के इसके संस्थापक कोई और है। ठीक है, इसके संस्थापक कोई और है, ये हम आगे बात करने वाले हैं अभी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो पहला और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। केवल एक एक तीन, केवल दो और तीन, और एक एक दो तीन। तो पहला और तीसरा यहाँ पे आ रहा है बी वाले ऑप्शन में। आंसर है इसका बी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, उपाध्यक्ष राजा कलिकृष्ण देव तथा सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वी राग वाचरियर जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चालू द्वारा की गई थी। और 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारत की पहली आधिकारिक राष्ट्रवादी संस्था थी। भारत की पहली आधिकारिक राष्ट्रवादी संस्था थी। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी, द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? इसके संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन हमको देखना है। यह सवाल 2017 में पूछा जा चुका है। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, चौथा है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी का सिद्धांत प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन है। आंसर है इसका डी। आंसर है डी। भारत में प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, और यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया था। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, ये हमको बताना है। तो घटना हम देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इनका कालानुक्रम हमको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में। हम यहाँ पे देखते हैं इनका क्रम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्रम यहाँ पे 1931, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942 में, रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुई थी 1946 में। तो इस प्रकार इनका क्रम है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पे कौन सा क्रम के अनुसार इनमें से ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला है तीन, फिर है 1942 यानी 2, फिर 1946 यानी 1, 3 2 1, ये वाला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरे में 2 1 3, तीसरे में 3 2 1 है, और चौथे में 3 1 2 है। तो यहाँ पे हमने जो सही क्रम निकाला है वो है 3 2 1। आंसर है इसका सी। आंसर है सी। पहले आएगा तीसरा नंबर का, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुई 1946 में। आंसर है इसका सी। ठीक है, आंसर है सी। अगला सवाल हम देखते हैं 1927 में बटलर कमेटी, जो बटलर कमेटी थी 1927 की, उसका उद्देश्य क्या था? 2017 में यह सवाल पूछा जा चुका है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना,
राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो जो 1927 की बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। बटलर कमेटी को भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भारतीय राज्यों की समिति के रूप में। ठीक है। 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई थी और इसने सर्वोपरि शक्ति अर्थात भारत सरकार और देशी रियासतों के राजाओं के बीच संबंधों की जांच की। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल हम देखते हैं 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम। व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय का हस्तक्षेप या फिर ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, या फिर अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो इसका जो है आंसर 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का उपबंध यहाँ पे है डी से, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। आंसर है इसका डी। व्यापार विवाद अधिनियम 1929 ने एक अधिकरण के स्थापना की व्यवस्था की जिससे श्रमिक विवादों का समाधान निकाला जा सके। सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से एक मास पूर्व की सूचना प्रशासन को न दे दे। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में यह सवाल पूछा जा चुका है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हम चेक करते हैं इसको। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। नहीं, ये इस दृष्टि से पारित नहीं किया गया था। ये कथन पहला गलत है। दूसरा है एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। क्या ये सही है? एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। इससे संबंधित हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे केवल दो है, तो आंसर है इसका बी। ठीक है, केवल दो वाला सही है, आंसर है इसका बी। लॉर्ड रिपन ने फैक्ट्री एक्ट 1881 भारत में फैक्ट्री श्रमिकों के कार्य स्थिति में सुधार लाने हेतु लागू किया था और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का फैक्ट्री में काम करना प्रतिबंधित किया। इसने बच्चों के कार्य करने की अवधि घटाई और खतरे से युक्त मशीनों को घेराबंदी हेतु सुनिश्चित किया जिससे श्रमिकों को नुकसान ना पहुंचे। अतः जो कथन पहला है वो यहाँ पे गलत है। जो लोखंडे जी थे भारत में श्रमिक आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने 1880 में साप्ताहिक दिनबंधु की शुरुआत की थी और सन 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। अतः कथन दो सही है। इस प्रकार ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, ऑप्शन है इसका बी। अगला सवाल है उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वो कौन थे? वे थे, यहाँ पे हमको बताना है कौन थे इनमें से। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे वे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, आंसर है इसका सी। लाला लाजपत राय ने इटली के देश भक्त जोसेफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण और दयानंद की जीवनी लिखी। वे 1914 से 1919 तक अमेरिका में रहे। वे 1924 में कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में शामिल हुए तथा केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। आंसर है इसका सी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया या कौन से उपाय यहाँ पे किए गए, ये हमको बताने।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। 2018 में यह सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे कथन हम चेक करते हैं, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। अगला है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। इसके अंतर्गत हम ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो एक और दो यहाँ पे दोनों हैं, तो इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे तीन, एक और दो दोनों, तो आंसर है इसका सी। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए एक नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून, जैसे किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो गए। जो संथाल लोग थे वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, इस प्रकार का जो कानून था, इससे संबंधित जानकारी हमने यहाँ पे देखे। संथाल विद्रोह के अंतर्गत जो भी ऑप्शन थे वो हमने देखे, और ऑप्शन इसका सी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह की अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह कई बार पूछा जा चुका है। हमने अभी 1995 से लेकर 2018 तक के जो प्रश्न पत्र देखे, उसमें जो क्वेश्चन आप यहाँ पे आए हुए हैं, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से लौटकर पहली बार सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो ये और इसी के बाद महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, और इससे संबंधित कई जानकारी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और आप भी इसके बारे में जानकारी रखें और इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अगले एग्जाम में सवाल आने की संभावना हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। क्या इससे संबंधित था? ये था किसानों से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता इसमें नहीं थी। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। नहीं, इसमें नहीं थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। तो ये चंपारण सत्याग्रह था, वो किसानों की समस्याओं को लेकर था। ठीक है, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ये नहीं है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे है सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन अधिकारियों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने लोगों से सीधे संपर्क बना लिए थे, और जिस भाषा में वह समझते थे उसी भाषा में वे किसानों के हितों के बारे में बात करते थे। और पहली बार किसान एक नए ढंग के नेतृत्व में एक राजनीतिक आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है सी। अगला सवाल है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? स्वराज सभा किसने अपना नाम परिवर्तित करके रख लिया? 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल कर रख लिया था स्वराज्य सभा। आंसर इसका ए, होम रूल लीग आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया। ठीक है, स्वराज्य सभा इन्होंने अपना नाम रख लिया था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में यह सवाल पूछा जा चुका है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में क्या ये सही है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये सही वाला पूछ रहे हैं, गलत वाले ऑप्शन इसको बताने। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन यहाँ पे सही है हमको बताना। तो हमको यहाँ सही ही चेक करना है कि ये सही है या नहीं। इसने स्वदेशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। हाँ, ये सही है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ने ऐसा किया था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई।
ये सही है? हाँ, ये कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा कथन दोनों वाले ऑप्शन यहाँ पे दोनों वाले कथन जो जिस ऑप्शन में आएंगे वो हम देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पे आंसर है इसका सी, एक और दो दोनों। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इसने इससे स्वराज की आत्मा भी कहा था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। और स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1906 में को एक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना बना। ठीक है, राष्ट्रीय गीत या गाना ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रीय गाना बना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर यहाँ पे सी। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पे हम देखते हैं इस सीरीज का। ये सेट 18 है और ये जो आंदोलन से संबंधित जो सीरीज हमारी चल रही है उसका आखिरी सवाल भी है और इस सेट का आखिरी सवाल भी है। ठीक है, तो इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी और इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें जो सारे 18 जो लेक्चर लिए गए हैं उसका एक कंपाइलेशन वीडियो आएगा। यदि आपको एक एक करके नहीं देखना है तो आप इसका सिर्फ एक वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो में आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। चलिए प्रश्न पर आते हैं। 2019 में यह सवाल पूछा गया है और यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया था। अगला कथन यहाँ पे, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। क्या ये सत्य है? हाँ, ये कथन यहाँ पे सत्य है। अगला है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। नहीं, ये कथन यहाँ पे गलत, दूसरा कथन यहाँ गलत है। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन यहाँ पे सही है। 1 और 3 यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 1 और 3 कथन सही वाले ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, केवल 1 और 3 कथन यहाँ पे सही है। भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने विभिन्न भारतीय नेताओं को युद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। गांधी को भी आमंत्रित किया गया था और गांधी ने इस सम्मेलन में विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या था कि समर्थन नहीं किया था, जबकि इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत है। 1 और 3 सही है, आंसर है इसका बी। तो ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव IAS अकेडमी।